हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और इसमें जो है ना, आप जितना प्रैक्टिस सेट बनाइएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, रुक्मणी की वॉल्यूम 2 है। इसका सेट नंबर 8 हम सब देखेंगे। एकदम अपडेटेड है, न्यू लेटेस्ट है। और इसका सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक मैंने फुल प्रैक्टिस एनालिसिस के साथ करवा दिया है। आज हम सेट नंबर 8 देखेंगे। और क्राउन की जो है ना, वो भी चल रही है आपकी, और उसमें भी 12 तक हो गया है। मात्र 8 प्रैक्टिस सेट उसमें बचा हुआ है, वो भी फुल एनालिसिस के साथ चल रही है। तो वो भी आप अगर बनाते होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और मैं आपको बता दूं, ज्ञान बिंदु की जो आप देख रहे थे कि मेरी सीरीज चल रही थी, आपको 25 सेट की 25 क्लास की, वो फुल और फुल ख़त्म हो चुकी है। अब जो उसमें एक समान अध्ययन नोट्स 18 स्टडी नोट्स दिया हुआ है टोटल, तो धीरे धीरे उसको भी सोचने ख़त्म करने के लिए तो आज उसकी एक फर्स्ट क्लास होगी। आलूसेंट के PYQ की जो पॉलिटी चला रहा था और वो भी चलेगी। अब क्लास सवेरे कुछ रेगुलर चलेगी जैसे चल रही थी पहले। पहला क्वेश्चन है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण सेंट्रल डोग्मा की घटनाओं का सही क्रम क्या है। पहला, mRNA का राइबोसोम से जुड़ना। DNA से mRNA का अनुलेखन। एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। चौथा, mRNA का केंद्रक में कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण। इसका हो जाएगा बी नंबर। 2 4 1 3 हो जाएगा, पहले 2 4 1 3 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा है मिलान करना, तो दूसरा हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी विभोजोतक उत्तक हो जाएगा सक्रिय कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि। मृदु तक हो जाएगा भोजन का भंडारण और प्रकाशन संश्लेषण। और स्थूल कण उत्तक हो जाएगा आपका पौधे के बढ़ते भागों को लचीलापन देना। दृढ़ उत्तक हो जाएगा पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। जब एक लाल फूल वाले पौधे RR का संकरण एक सफ़ेद फूल वाले पौधे से RR से करा जाता है तो F1 पीढ़ी में ना सभी फूल गुलाबी RR होते हैं। तो यह किस अनुवांशिक घटना का उदाहरण है। 3 का हो जाएगा बी। अपूर्ण प्रभाविता। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। हो जाएगा बी। DNA के एक छोटे से खंड की करोड़ों प्रतियों बनाने के लिए प्रवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन द्वारा पूर्ण रूप से एक नए जीव का निर्माण कर सकता है यदि उसके शरीर की कोई टुकड़े में काट दिया जाता है। इसका सी हो जाएगा प्लेनेरिया। 6, भारत के 89 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। रोहित कृष्णा। फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। फिक्की का ये अनंत गोयनका हो जाएंगे, अनंत गोयनका जी। 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। 8 का हो जाएगा सी आपका नया भारत। 9, इसमें करना क्या है, जो आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट बताना है। ही सेड टू हर डिड इट से यू अप एज मच एज इट शुड मी। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कि ही आस्क्ड हर इट हैड सेकंड हर अप एज इट हैड सेकंड हिम। पैसिव वॉइस बताना है इसका। द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस। 10 का हो जाएगा सी कि हर परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय द ऑडियंस। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए सत्याग्रहों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा। सही क्रम पूछ रहा। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तावित हुआ था। इसका हो जाएगा अगस्त 1928 में। डी हो जाएगा सर। 13, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल की गद्दी पर कौन आसीन था, यानी कौन बैठा हुआ था। तो इसका हो जाएगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन है। 14, दक्षिण भारत पर जलालुद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कब और किसके द्वारा विरुद्ध हुआ था। 14 का हो जाएगा ए 1296 से देवगिरी के यादव राज्य। किस मुगल बादशाह के बचपन का नाम खुर्रम था। 15 का हो जाएगा सी शाहजहां। बिरसा आंदोलन का काल कब से कब तक रहा था। 16 का हो जाएगा ए 1894 से लेकर 1900 तक। जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 18 कादम्बरी निम्न से किसकी रचना है। 18 का हो जाएगा ए बाणभट्ट।
भारतीय संविधान में विधायिका के सदन की घनपूर्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? घनपूर्ति पूछ रहा है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी 100 और 189। 19 का हो जाएगा सी। घनपूर्ति का उल्लेख आई थिंक अनुच्छेद 100 ही होना चाहिए था। 189, हाँ ये भी ठीक है। 189 का देखते हैं क्या है। 189 में है ना विधानमंडल के घनपूर्ति का उल्लेख, इसलिए दोनों हो जाएगा। 20 निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये हो जाएगा डी जी बी मौलंकर नहीं थे, लेकिन डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर गोपाल स्वामी आयंकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन से रक्त कोशिका आवश्यक है? 21 का हो जाएगा डी प्लेटलेट्स बिंबाणु। 22 नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइबोजियम जीवाणु की क्या भूमिका है? 22 का हो जाएगा आपका 22 का बी हो जाएगा आपका कि एक फलीदार पौधे की जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। 22 का बी। 23 किस जीव के विकासवादी इतिहास को क्या कहा जाता है? किसी जीव के विकासवादी इतिहास को क्या कहा जाता है? जातिवृत्त, यानी जातिवृत्त कहा जाता है। निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को उनकी आयनिक ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ये हो जाएगा Na+FO2-N3। जिंक ऑक्साइड जाइलोनों की उभयघर्मी प्रकृति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विक्रिया संभव है? ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2, यानी जाइलोनो +2HCl इस घटना जाइलोनो Cl + H2। दूसरा हो जाएगा जाइलोनो +2NaOH Na2 जाइलोनो 2+H2। 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर गेम्स स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया? श्रीनगर में। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 से मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? 27 को हो जाएगा 27 में। 12 अगस्त 2025 को भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश क्लाउड सेंडिंग का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? 28 को हो जाएगा सी राजस्थान। 29 निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण जो है तालुच होता है? इसका हो जाएगा सी आपको जौ का। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, इसका हो जाएगा अधिक प्यारा होना। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति के 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा एस वरदाचारी। 32 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस नई अनुसूची को जोड़ा गया है? 32 का हो जाएगा आपका ये 11वीं अनुसूची को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सी हो जाएगा 1866 में। 34 भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्रों का आयोजन किया गया था? 11। ऑप्शन डी भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंध को किस देश के संविधान में प्रवाहित होकर लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम निम्न से किस वर्ष का है? 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1986 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि में राज्य को सहयोग करने का निर्देश भारतीय संविधान के राजनीति तत्व शीर्षक के तहत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लेखित 11वां मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। डी हो जाएगा 38 का 39 मिलान है, और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वैंकूवर कनाडा, काहिरा का मिस्र और लिस्बन का पुर्तगाल, मनीला का फिलीपींस। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? 40 का हो जाएगा बी मैक्सिको से नहीं गुजरती, लेकिन केन्या, इंडोनेशिया और ब्राजील से गुजरती है। एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम प्रति मोल हो तो उसका आणविक सूत्र मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? परंतु द्रव्यमान जो है C12H1 और O16 होगा। C2H4O2 बी हो जाएगा। 42 एथेनॉल CH3 CHO और प्रोपेनॉन CH3 के बीच विभेद करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए हो जाएगा फैलिक विलयन। मीथेन अणु की ज्यामिति क्या है? मीथेन अणु की ज्यामिति पूछ रहा है, इसका होगा चतुष्फलकी ऑप्शन सी 44। ठंडे और तनु NaOH विलयन के साथ क्लोरीन Cl2 की अभिक्रिया में क्लोरीन का ऑक्सीजन अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या परिवर्तन होता है? Cl2 to NaOH Cl plus NaClO plus H2O 0 से 1 और
0 से +1 तक, 0 से -1 और 0 से +1 तक। ऑप्शन सी हो जाएगा। 45, एक दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश का इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम बनाने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने की प्रतिक्रिया निम्नलिखित चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करें। ये हो जाएगा इसका, यानी पहला 2 हो जाएगा कि प्रकाश किरण प्रिज्म की सतह पर आपतित होती है और अपवर्तित हो जाती है। उसके बाद है कि प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है और उसके घटकों के रंग में विक्षेपित हो जाता है। तीसरा कि विक्षेपित प्रकाश किरणें प्रिज्म की दूसरी सतह से बाहर निकलती है। चौथा, एक पर्दे रंगों को एक बैंड स्पेक्ट्रम बनाता है। 11 से 21 अगस्त 2025 तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान में ओलंपियाड का आयोजन भारत में कहाँ किया जा रहा है? 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी आपका मुंबई में। 47, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 47, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़। भारत का सबसे कम उम्र की फीडे स्टेट फीमेल चेस प्लेयर कौन बन गई है? यारिनी लोहाटी। 49 मैथ है क्वेश्चन, आंसर बताता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा 1/4। 50, इसका डी हो जाएगा 10%। सूर्यमंडल किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, आपका बी नंबर। 52, कर्मनाशा नदी के उद्गम स्थल है ना किस पर्वत या पठार से? कर्मनाशा का उद्गम स्थल कैमूर से। ऑप्शन ए 53, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? ये हो जाएगा सभी, यानी क्वार्ट्जाइट, ग्रेफाइट और संगमरमर सभी है। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? तो हरमट्टन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बिहार में चीनी मिट्टी का निक्षेप निम्न से किस जिला समूह में है? 55 का हो जाएगा आपका ए भागलपुर, बांका था मुंगेर। मसूरी श्रेणी किस हिमालय में अवस्थित है? 56 का हो जाएगा आपका बी लघु हिमालय। 57, निम्नलिखित में से कौन घाटी हिमाचल प्रदेश में है? इस हिमाचल प्रदेश में डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और अनुपम झील बिहार के किस जिला में है? अनुपम झील है आपका, इसका हो जाएगा कैमूर में झील है। कैमूर में, कहाँ पे? कैमूर में। 59, निम्नलिखित या निम्न में से किस जलधारा को कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति के एक कारक के रूप में जाना जाता है? बेगुला जलधारा। 60, निम्नलिखित में से कौन सही है? उपयुक्त दोनों सही है, यानी सिक्किम की सीमा भारत के अन्य एक राज्य से मिलती है और सिक्किम की 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। एक वस्तु मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है, हवा के प्रतिरोध को नगण्य माने निम्नलिखित में से कौन से भौतिक राशियों पर स्थिर रहती है? 61 का सी हो जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा और त्वरण। 62, 20 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलम का पाँच कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 62 का हो जाएगा 20 जूल। एक कार अपनी यात्रा का पहला आधा हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा आधा हिस्सा 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या होगी? 63 का हो जाएगा आंसर आपका बी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 64, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, इसे 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 64 का हो जाएगा ए नंबर 2.0 सेकेंड। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक छात्र एक प्रतिरोधक के सिरे पर एक वोल्टमीटर जोड़ता है। वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? 65 का हो जाएगा बी प्रतिरोधक के साथ समानांतर में। मादक पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? 66 का हो जाएगा ए पंजाब। 67, न्यूम्बेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मैंगलोर। 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। 69 निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ा जो भिन्न हो जाएगा यह 11/15 हो जाएगा सी। 70 मैथ क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 90,000। 71 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IFC का स्थापना पूछ रहा है 1956 में। सी हो जाएगा। वर्तमान मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित किया गया है? 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा
66,828 रुपया। बजट 25-26 में राजस्व बचत कितना दर्शाया गया है? राजस्व बजट यानी बचत जो कितना दर्शाया गया है 8,831.18 करोड़ रुपया। बिहार राज्य के कृषि उत्पादों के भंडारों के लिए बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये 1957 में डी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? 75 का हो जाएगा बी। 1935 में। 76 निम्न से किसे विटिकल्चर कहा जाता है? 76 का हो जाएगा आपका सी, अंगूर की खेती। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की संख्या नहीं है? 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व वाले अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 79। भारत के राष्ट्रीय आय गणना में निम्नलिखित में से किसे एक समस्या रूप में देखा जाता है? 79 का हो जाएगा डी, असंगठित क्षेत्र को। ये रज उत्सव के दौरान नारित्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? ओडिशा में। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने रखा गया ताकि उसके 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बन सके। वस्तु को लेंस कितने दूरी पर रखा जाना चाहिए? 81 का बी हो जाएगा -20 सेंटीमीटर पे। और 82 अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्ल वर्षा के कारण जल निकाय का pH मान बढ़ जाता है जिससे जलीय जीवन का लाभ होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य है ना किसकी रक्षा करना है? 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत की। 84 समेकित कृषि प्रणाली का मुख्य सिद्धांत क्या है? 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक कृषि उद्यम के अपशिष्ट को दूसरे उद्यम के लिए इनपुट के रूप में उपयोग करना ताकि शून्य अपशिष्ट प्राप्त किया जा सके। यदि किसी खेत की मिट्टी अत्यधिक अम्लीय है तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए उसे फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए किसान को निम्नलिखित में से क्या मिलाना चाहिए? ये बुझा हुआ चूना बनाना चाहिए, बुझा हुआ चूना। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? इसका हो जाएगा एक पुनौरा धाम में। 87 भारत की पहले पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई? ऑप्शन सी, दिल्ली। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IASA का डैश सदस्य बन गया है? इसका 107वां सदस्य बन गया, ऑप्शन सी। एक मकान का वर्तमान मूल्य 46 जो है ना 4,64,000 क्या बोल रहा है ये क्या है? इसको पढ़ेंगे 4,06,40,000। हाँ, तो क्या कहते हैं या 46 लाख क्या बोलेंगे? 46,40,000 भी बोल सकते हैं इसको। यदि इसके मूल्य में मिस्टेक हो गया था, 46,40,000 ही बोलेंगे इसको। यदि इसके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, जैसे 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा? 89। इसका हो जाएगा आपका ए नंबर। 90 निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। 90 का हो जाएगा अभी 540। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंध रखते हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है इसमें से? प्रमोद भगत है आपको। ऑप्शन है, भारत की जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये हो जाएगा तमिलनाडु का अधिक है, सी। 93 रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? ये हो जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। पैरालंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल डैश में हुए थे? कब हुए थे? 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। 95 लेखकों की सूची और मिलान करना है बुक के साथ, इसका हो जाएगा सी यानी ए का 1 यानी BD सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और SN सेन हो जाएगा 1857। एरिक स्टोबक्स हो जाएगा किसान और राज। SB चौधरी हो जाएगा चौधरा या चौधरी बोलेंगे इसको, नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहा है S सोमनाथ। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? 97 का हो जाएगा सी, रोहतास में। 98 सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? 98 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। पंचायत राज व्यवस्था में शासन क्या निर्धारित की गई है?
इसका हो जाएगा ए ग्रामीण क्षेत्र एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। 100 निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। इसका हो जाएगा बी कालाहारी अमेरिका। ये बेजोड़ है लेकिन गोबी मंगोलिया में है, थार भारत में और सहारा ये अफ्रीका में। देखिए अब इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन को एक एक करके दिखाना और आंसर पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की घटनाओं का सही क्रम क्या है। सही क्रम पूछ रहा है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। एक यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की घटनाओं का जो सही क्रम होगा 2 4 1 3 होगा, यानी बी हो जाएगा। दूसरा एक अनुलेखन। सबसे पहले कोशिका के केंद्र के भीतर डीएनए के खंड की एक जानकारी को मैसेंजर यानी आरएनए और एमआरएनए अणु में कॉपी किया जाता है। चौथा एमआरएनए का स्थानांतरण। इसके बाद यह नवनिर्मित एमआरएनए अणु केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव में जाता है, जहाँ प्रोटीन निर्माण की मशीनरी राइबोसोम स्थित होती है। एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना। कोशिका द्रव में एमआरएनए अणु का एक राइबोसोम से जुड़ जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अनुवाद। अंत में राइबोसोम एमआरएनए पर कोडित संदेश को पढ़ता है और अमीनो एसिड को एक विशिष्ट क्रम में जोड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है, जो बाद में एक कार्यात्मक प्रोटीन में बदल जाती है। ये जिधर आप देख रहे हैं, ये जो आपका है क्रम संख्या, गुण और प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में दिया गया है। आवश्यक केंद्रक। इसमें अविकसित और बिना झिल्ली वाला केंद्रक का प्रतिताप होता है, किसमें तो प्रोकैरियोटिक में। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें सुविकसित और झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है, यानी इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है यूकैरियोटिक में। कोशिकांग। झिल्ली से घिरे कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जिका नहीं होते हैं, किसमें तो प्रोकैरियोटिक में। और झिल्ली से घिरे हुए सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, किसमें तो यूकैरियोटिक में। गुणसूत्र की बात करें तो इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है जो गोलाकार होता है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होता है जो कि रैखिक होता है, किसमें यूकैरियोटिक में। आकार की बात करें तो ये आकार में बहुत छोटी होती है, आमतौर पर 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। कौन तो प्रोकैरियोटिक। वहीं यूकैरियोटिक ये आकार में अपेक्षाकृत बड़ी होती है, आमतौर पर 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। राइबोसोम की बात करें तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, किसमें तो प्रोकैरियोटिक में। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, किसमें तो यूकैरियोटिक में। कोशिका विभाजन की बात करें तो इसमें इसका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्विखंडन द्वारा होता है। विभाजन समसूत्री या अर्धसूत्री के द्वारा होता है, प्रक्रिया से होता है। उदाहरण जीवाणु और अर्किया, इसका उदाहरण है प्रोकैरियोटिक के लिए। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो पौधे, जानवर, कवक, फंगी और प्रोटिस्टा। दूसरा हो जाएगा इसका क्वेश्चन है कि मिलान कारण डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। विभाजन उत्तक हो जाएगा सक्रिय कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि। मृदु उत्तक हो जाएगा भोजन का भंडारण और प्रकाश का संश्लेषण। स्थूलकण कोशिका हो जाएगा, स्थूलकण उत्तक हो जाएगा पौधे के बढ़ते भागों का लचीलापन। दृढ़ उत्तक हो जाएगा पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, यानी इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। विभुज उत्तक पौधे के बढ़ते क्षेत्र जैसे कि जड़ें और तनों के सिरे में पाया जाता है और यह सक्रिय कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। मृदु उत्तक यानी पैरेन्काइमा एक सरल अस्थायी उत्तक है जिसका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण और प्रकाश संश्लेषण करना है। स्थूलकण उत्तक पौधे के बढ़ते भागों जैसे कि युवा तनों की पत्तियों को बिना टूटे मोड़ने की क्षमता अर्थात लचीलापन प्रदान करता है। दृढ़ उत्तक मृत कोशिका से बना होता है और लिग्निन की उपस्थिति के कारण पौधे के परिपक्व भागों को यांत्रिक शक्ति और कठोरता प्रदान करता है। तीसरा का बी हो जाएगा कि जब एक लाल फूल वाले पौधे आर का संकरण एक सफ़ेद फूल वाले पौधे छोटी आर से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी फूल गुलाबी आर होते हैं, तो यह किस अनुवांशिक घटना का उदाहरण है। जब एक लाल फूल वाले पौधे यानी आर का संकरण एक सफ़ेद फूल वाले पौधे आर से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी फूल गुलाबी आर होते हैं, तो यह अपूर्ण प्रभाविता डोमिनेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसी स्थिति है जिसके विषम युग्मजी जी जैसे कि आर का लक्षण दोनों समयुग्मजी जनकों यानी आर और आर के बीच एक मध्यवर्ती मिश्रण होता है। यहाँ लाल रंग आर का एक एलिन, सफ़ेद रंग आर के एलिन पर पूरी तरह से प्रभावित नहीं है, इसके बजाय दोनों के संयोजन में एक नया मध्यवर्ती गुलाब रंग उत्पन्न होता है।
यदि यह मंडल के समान प्रभावित होती है तो F1 पीढ़ी के सभी फूल लाल प्रभावी प्रमुख लक्षण होते हैं। सप्रभाविता क्या कहलाता है? इसमें दोनों एलील एक साथ और एक पूरी तरह से उत्तक में होते हैं, जिससे कि चितकबरे फूल, जबकि यह एक मिश्रण से बनता है। चौथा, PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? PCR तकनीक का उपयोग DNA के एक छोटे से खंड की करोड़ों प्रतियां बनाने के लिए प्रबंधन के लिए किया जाता है। PCR एक शक्तिशाली आणविक जीव विज्ञान तकनीक है जो एक विशिष्ट DNA खंड को इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में प्रवर्धित करती है। ये इसका व्यापक रूप से आनुवंशिक रोगों के निदान, फॉरेंसिक विज्ञान जैसे कि अपराध स्थल से मिले छोटे DNA नमूने का विश्लेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान के उपयोग में किया जाता है। इसमें 3 मुख्य चरण शामिल होते हैं: विकित्रीकरण और तापनुशीलन और विस्तार, जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। यह तकनीक वैज्ञानिकों के बहुत कम मात्रा में उपलब्ध DNA के साथ काम करने की अनुमति देती है, जिसके विश्लेषण संभव हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जन्म द्वारा पूर्ण रूप से एक नए जीव का निर्माण कर सकता है यदि उसके शरीर की कोई टुकड़ी में काट दिया जाता है? प्लेनेरिया में पुनर्जनन की असाधारण क्षमता होती है। यह जीव पुनर्जन्म द्वारा पूर्ण रूप से नए जीव का निर्माण कर सकता है। प्लेनेरिया, जो एक प्रकार की चपटा कृमि है, अपने शरीर के लगभग किसी भी छोटे टुकड़े को एक पूर्ण रूप से नए जीव को पुनर्जीवित कर सकता है। प्रत्येक टुकड़ा खोए हुए हिस्सों को फिर से विकसित कर लेता है। यह क्षमता विशेष कोशिका का कारण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, नियोब्लास्ट कहते हैं, जो पूरे शरीर में वितरित स्टेम कोशिका है। हाइड्रा भी पुनर्जनन कर सकता है। प्लेनेरिया की क्षमता अधिक व्यापक मानी जाती है। प्लेनेरिया के अनिवार्य द्विखंडन द्वारा और इष्ट मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। पुनर्जनन में अलग प्रक्रिया है। पुनर्जनन प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन का ही एक रूप है। 6 नंबर, भारत का नवासी ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के नवासीवां ग्रैंड मास्टर बने रोहित कृष्णा बने। इन्होंने कजाकिस्तान में अलमाटी मास्टर्स कोनाएबक जीतकर यह उपलब्धि अपने नाम की। 7, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? फिक्की यानी इसका नया अध्यक्ष अनंत गोयनका को चुना गया। अनंत गोयनका को 2025-26 के लिए फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया है, जो नवंबर 2025 में हर्षवर्धन अग्रवाल का स्थान लेंगे। फिक्की का स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है, जो नीति परिवर्तन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। 8, 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई? 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस नया भारत थीम के साथ मनाई गई। यह थीम 2047 तक एक समृद्ध, सुरक्षित और स्वतंत्र देश बनाने के भारत के लक्ष्य को प्रतिनिधित्व करता है। भारत का आज़ाद हुए 78 वर्ष पूरे हो गए। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज 12वीं बार फहराया तथा लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। भारतीय वायुसेना विंग कमांडर एस शेखो ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर गार्ड का संचालन किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने में पीएम मोदी का सहयोग फ्लाइंग ऑफिसर रश्मिका शर्मा ने की थी। भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने ध्वजारोहण के पश्चात पुष्प वर्षा की तथा एक नए राष्ट्र ध्वज तथा दूसरे ने ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराया। भारतीय वायुसेना को Mi-17 हेलीकॉप्टर को विंग कमांडर विनय पुनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल ने उड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 128 सदस्य की इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दी गई, जिसका नेतृत्व विंग कमांडर अरुण नायर ने किया था। 79वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण है। 9 का एक्टिव टू पैसिव करना था, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट देखिए दिया हुआ है कि ही सेड टू हर, डिड इट शेक यू अप एज मच एज इट शॉक मी। इसका हो जाएगा आपको इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड हर इफ इट हैड शेकन हर अप एज मच एज इट हैड शेकन हिम। ये आपका एक्टिव पैसिव करना है। द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, एक्टिव है। हर परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय द ऑडियंस, ये पैसिव हो जाएगा इसका। 11, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए सत्याग्रहों का सही क्रम निम्न से कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए आरंभिक 3 सत्याग्रह का सही क्रम चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेरा सत्याग्रह। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह आंदोलन ये फरवरी मार्च 1918 में हुआ था।
खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च से 5 जून 1918 के मध्य हुआ था। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह कृषकों के पक्ष में किया गया था, जबकि अहमदाबाद मिल आंदोलन मिल कर्मचारियों के बोनस मांग के समर्थन में किया गया था। बोनस 50% मांग के स्थान पर 35% देने की सहमति बनी। अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान गांधी जी भारत में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। 12 नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय सचिव लॉर्ड बेकेनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखा कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करेंगे जो समानतः भारत के सभी पक्ष को मान्य हो। बेकेनहेड की चुनौती के संबंध में फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एक ऐसे संविधान सभा गठन का विचार किया गया जिसके तहत उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। फरवरी 1928 के दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ। पुनः सर्वदलीय सम्मेलन मई 1928 में बॉम्बे में आयोजित किया गया। भावी संविधान के रूप में रेखा तय करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित भी की गई। नेहरू रिपोर्ट पर जिन्ना ने 14 सूत्री मांग के कारण सहमति नहीं बना पाई। 13 भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल गद्दी पर कौन आसीन था? तो भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल गद्दी पर मोहम्मद शाह आसीन था। भारत के नादिर शाह पर आक्रमण 1739 में हुआ था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह कार्यकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। नादिर शाह फारस का शासक था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 24 फरवरी 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मुगल सेनाओं के बीच करनाल का भाषण युद्ध हुआ। करनाल के युद्ध में मुगल पक्ष की हार हुई थी। नादिर शाह मुगल राज सिंहासन तख्त ए ताउस तथा जरित कोहिनूर हीरा को अपने साथ लूट ले गया। नादिर शाह का एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान क्षेत्र का शासक 1741 में दुर्रानी वंश का स्थापना कर बना था। उसने भारत पर 1748 से लेकर 1767 ईस्वी तक मध्य में लगभग 8 बार आक्रमण किया था। 14 का क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध हुआ था? दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण जो है 1296 ईस्वी में देवगिरी के यादव राज के विरुद्ध हुआ था। सुल्तान बनने के पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 ईस्वी में आक्रमण किया था और अपने उस सैनिक अभियान में सफल रहा जिसमें इस आक्रमण में बहुत धन लेकर वो वापस लौटा। 1296 में देवगिरी पर आक्रमण करने के समय अलाउद्दीन खिलजी बड़ा करा मानिकपुर उत्तर प्रदेश का सूबेदार था। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी का शासक काल जो है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद देवगिरी पर अलाउद्दीन के आक्रमण 1307 से लेकर 1308 एवं 1313 में हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन यादव वंश के शासक रामचंद्र और शंकरदेव थे। कौन थे? शंकरदेव। 15 किस मुगल बादशाह के बचपन का नाम खुर्रम था? मुगल बादशाह शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का शासनकाल 1670 से लेकर 1658 ईस्वी तक था। शाहजहां का जन्म जो कि लाहौर में हुआ था 1592 में। शाहजहां की माता का नाम माता जहांगीर की एक पत्नी जगत गोसाई जोधाबाई मानवती थी। शाहजहां खुर्रम का विवाह 16 से 12 ईस्वी में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंदानो बेगम यानी मुमताज महल से हुआ था। नूरजहां जहांगीर की सबसे प्रिय रानी थी। नूरजहां के वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली खान शेर अफगान था। 16 बिरसा आंदोलन का काल कब से कब तक रहा था? तो बिरसा आंदोलन काल जो है ना आपका 1894 से लेकर 1900 ईस्वी तक था। बिरसा आंदोलन के प्रणेता अभिनेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में रांची के निकट उलीहाती गांव में हुआ। यह गांव वर्तमान में खूंटी जिला में पड़ता है। 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समाज के लोगों को इकट्ठा कर अंग्रेजी शासन से लगान माफी के लिए आंदोलन शुरू किया था। 1895 ईस्वी में बिरसा को अंग्रेजी शासक ने गिरफ्तार कर लिया। 1895 से लेकर 1897 तक बिरसा मुंडा को जेल में बंद रखा गया। 1897 में बिरसा मुंडा को हजारीबाग जेल में छोड़ा गया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर जंगल में से पुनः गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 ईस्वी को। जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका हो जाएगा आपका कि ए नंबर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण को प्रसम्मिलित रूप से जैन धर्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है।
जैन धर्म के 5 महाव्रत, अनुव्रत एवं 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औषधय एवं ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। औषधय का अर्थ होता है चोरी न करना तथा ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना तथा अनुशासित जीवन का पालन करना। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे। महावीर ने उनमें क्या किया? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। 18 कादम्बरी निम्न से किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी के अतिरिक्त बाणभट्ट की एक अन्य प्रसिद्ध रचना हर्षचरित है। बाणभट्ट पुष्पभूति शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन रचित पुस्तकें नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका है। रविकीर्ति एहोल अभिलेख के रचयिता थे। मयूर की प्रमुख रचना सूर्य शतक है। 19 भारतीय संविधान में विधायिका के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में विधायिका के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख अनुच्छेद 100 व 189 दोनों है। अनुच्छेद 100 कहता है कि केंद्रीय विधायिका यानी संसद की किसी सदन की गणपूर्ति का उल्लेख करता है। 189 प्रांतीय विधायिका यानी राज्य विधायिका अर्थात विधानमंडल की किसी सदन की गणपूर्ति का उल्लेख करता है। गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अर्थात 10% सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। लोकसभा के लिए गणपूर्ति 55 और राज्यसभा के लिए 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है। कोरम के अभाव में स्पीकर या सभापति सदन को स्थगित करने का आदेश देते हैं। 20 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? जीवी मावलंकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था। प्रारूप समिति के 7 सदस्यीय समिति थे। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में निम्नलिखित लोग थे: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, TT कृष्णमाचारी। और क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कारणों से BL मित्रा ने प्रारूप समिति में इस्तीफा दे दिया, जिन्हें स्थान पर N माधवराव को इस समिति का सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के एक सदस्य DP खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को इस समिति का सदस्य भी बनाया गया। इक्कीस नंबर, मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन सी रक्त कोशिका आवश्यक है? मानव शरीर में प्लेटलेट्स यानी विमाणु रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। जब कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो प्लेटलेट्स उस स्थान पर इकट्ठा होकर एक अस्थायी प्लग बनाते हैं, जिन्हें प्लेटलेट प्लग कहा जाता है। प्लेटलेट्स थक्के जमने वाले कारकों नामक रसायनों को भी छोड़ते हैं जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने की एक जटिल श्रृंखला प्रक्रिया शुरू करते हैं। फाइब्रिन एक धागे जैसे प्रोटीन है जो एक जाल बनाता है। यह जाल लाल रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स को फंसाकर एक स्थिर थक्का बनाता है जो रक्तस्राव को क्या करता है? रोकता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। 22 नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइबोसोम जीवाणु की क्या भूमिका है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइबोसोम जीवाणु फलीदार पौधे की जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। राइबोसोम जीवाणु फलीदार पौधे जैसे कि मटर, चना, सोयाबीन की जड़ों की ग्रंथिका में एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल में मौजूद निष्क्रिय नाइट्रोजन गैस N2 को अमोनिया NH3 में परिवर्तित करते हैं, जिसे पौधे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम आवश्यक होती है। जीवाणु पौधे से आश्रय और पोषण कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं और बदले में पौधे को प्रयोग करने के योग्य नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाती है और कृषि व रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता को कम भी करती है। 23 नंबर, 23 क्वेश्चन आपका, किस जीव के विकासवादी इतिहास को क्या कहा जाता है? किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जातीय वृत्त कहा जाता है। जातीय वृत्त किसी प्रजाति या प्रजातियों के समूह के पूर्वजों से लेकर वर्तमान तक विकासवादी संबंधों और वंशों का अध्ययन है। इन संबंधों का अक्सर एक जातीय वृत्तीय वृक्ष नामक एक शाखावाद आरेख के रूप में दर्शाया जाता है, जो भी दिखाता है कि विभिन्न प्रजाति एक दूसरे से कैसे संबंधित है। इसके विपरीत व्यक्ति वृत्त एक एकल जीव के गर्भाधान से लेकर परिपक्वता तक विकास का अध्ययन है। जातीय वृत्त का निर्माण
निर्धारण जीवाश्म रिकॉर्ड यानी तुलनात्मक शरीर रचना और आणविक डेटा जैसे डीएनए और प्रोटीन अनुक्रम के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। 24 निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को उनकी आयनिक ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को उनकी आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम। Na+, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद N3+ है। ये सभी आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां में त्रिज्या का आकार नाभिकीय आवेश प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होता है। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ता है और अनेक त्रिज्या भी घटती है। प्रोटॉन की संख्या Na+ 11, F9 और ऑक्सीजन 8 और नाइट्रोजन गैस 7। चूँकि Na+ में सबसे अधिक प्रोटॉन 11 है, इसका आकर्षण सबसे मजबूत और त्रिज्या सबसे छोटी होगी। इसके विपरीत N3- में सबसे कम प्रोटॉन 7 है, इसीलिए इसका आकर्षण सबसे कमजोर और त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। 25 नंबर, जिंक ऑक्साइड की उभयघर्मी प्रकृति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया संभव है। केवल एक और दो अभिक्रिया संभव है जो इसकी उभयघर्मी प्रकृति को दर्शाती है। एक उभयघर्मी ऑक्साइड वह होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैडानो एक क्षार के रूप में कार्य करता है और अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करके लवण ZnCl2 और जल बनाता है। Zno + 2HCl = ZnCl + H2O। जैडानो एक अम्ल के रूप में कार्य करता है और एक प्रबल क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 और जल बनाता है। ZnO + 2NaOH Na2 ZnO2 + H2O। जिंक ऑक्साइड की उभयघर्मी प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती, वे क्रमशः जल के साथ इसकी अल्प विलेयता और मैग्नीशियम द्वारा इसके अपचयन को दर्शाते हैं। 26 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया। 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण जो है श्रीनगर में किया गया। पहले इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के IWSF की घोषणा की गई। हिमालयन किंग फिक्सर इन खेलों का शुभंकर होगा, जबकि लोगों में बर्फ से ढके पहाड़ों और देवदार के पेड़ों के साथ डल झील पर शिकार दर्शाया गया है। 21 से लेकर 23 अगस्त 2025 तक इसका आवश्यक डल झील में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 400 से ज़्यादा एथलीट के श्रीनगर में नौकायान, कैनोइंग और कयाकिंग में भाग लेने की संभावना है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल KIWSF का आयोजन जम्मू कश्मीर में खेल परिषद द्वारा केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। 27 ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 से मुंबई को 27वें स्थान पर है। इस ग्लोबल पर AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु 26वें, दिल्ली 28वें और कोलकाता 29वें। ग्लोबल AICT इंडेक्स एक वैश्विक बेंचमार्क रिपोर्ट है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शहरों की क्षमता, निवेश और नवाचार के आधार पर उनका मूल्यांकन करती है। विश्व को शीर्ष 10 AI शहर के बात करें तो पहला सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, दुबई, सैन फ्रांसिस्को, हांगकांग 6 नंबर पे और टोक्यो 7, 8 पे अबू धाबी, 9 पे न्यूयॉर्क शहर और 10 पे आता है आपका शंघाई जो कि चीन में है। 12 अगस्त 2025 को भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडरिंग का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जा रहा है। 12 अगस्त 2025 को भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू किया जा रहा है। 12 अगस्त 2025 को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस पहल की औपचारिक शुरुआत की थी। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रयोग में ड्रोन और AI का प्रयोग करके बादलों में क्लाउड सीडिंग तकनीक लागू की जा रही है। ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश पायलट प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका और बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी कंपनी ने जेन XAI कृषि विभाग के साथ मिलकर प्रयोग कर रही है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालुस होता है। जा का उच्चारण तालुस होता है। तालब में ध्वनियाँ है आपको हर्षई, दीर्घई, चा, छा, जा, झा, झा ज्ञा होता है। गा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। टा का मूर्धन्य, माँ का ओष्ठ। 30 नंबर, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ अधिक प्यारा होना। उंगली उठाना बदनाम करना। नाक में दम करना परेशान करना। उधेड़ बुन में लगे रहना। एक कोने में पड़े रहना।
अंगार बरसाना, कड़ी धूप होना। 31 एक भारतीय संविधान सभा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तथार्थ समिति के अध्यक्ष एस वरदाचार्य थे। जीवी मावलंकर संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की दो प्रमुख छोटी समितियां वित्त एवं कर्मचारी समिति तथा राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के दो प्रमुख बड़ी समितियां प्रक्रिया नियमन समिति तथा संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर के एम मुंशी भारतीय संविधान सभा की छोटी समितियों में एक कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस नई अनुसूची को जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के जी के तहत पंचायती राज विषयों के शक्ति प्राधिकार एवं उत्तरदायी का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के डब्लू के तहत नगर पालिका विशेष शक्ति प्राधिकार एवं उत्तरदायी का उल्लेख है। 33 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1866 में की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना भारत के चौथे उच्च न्यायालय के रूप में की गई। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में 61 के उपबंधों के तहत पहली बार 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय यानी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास की स्थापना की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। 34 भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्रों का आयोजन किया गया है? तो भारतीय संविधान सभा के कुल 11 सत्रों का आयोजन किया गया है। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 से लेके 23 दिसंबर 1946 तक चला था। भारतीय संविधान सभा का अंतिम एवं 11वां सत्र 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार करने का स्वीकार करने के 26 नवंबर 1949 ईस्वी है। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की थी, जिसमें 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 से अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो 12 मई 1952 तक बना रहा। 35 भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन के उपबंध को किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया था? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन के उपबंध को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में निम्नलिखित बातों को लिया गया: मूल अधिकार, विधियों के समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल आदि। और ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता विधि का शासन, विधि के समक्षमता, विधायी प्रक्रिया आदि को अपनाया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आदि को भी अपनाया गया है। 36 बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है? बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम वर्ष 1986 ईस्वी का है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। बचपना बचाओ आंदोलन की स्थापना 1880 में कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया गया। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की संकट में नियोजन में निषेध भी किया गया है। 37 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि में राज्य को सहयोग करने का निर्देश भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व शीर्षक के तहत किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? इसका ये हो जाएगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व शीर्षक के तहत अनुच्छेद 51 द्वारा भारतीय संविधान राज्य में यह अपेक्षा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए सजग रहे और सहयोग करे। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच पृथककरण की स्थिति के लिए राज्य सजगता की अपेक्षा की गई है। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगी। अनुच्छेद 48 द्वारा यह कहा गया है कि राज्यों कृषि और पशुपालन के संवर्धन, संरक्षण और विकास के लिए भी प्रयास करेंगे।
38 है कि भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लिखित 11वां मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है। भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लिखित भारतीय नागरिकों के लिए 11वां मूल कर्तव्य उपयुक्त में से कोई नहीं है। अब कौन कौन से दिया गया देखते हैं। मूल कर्तव्य की सूची में 11वां कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक है वह अपने बच्चे या प्रतिपाल में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की शिक्षा का अवसर प्रदान करे। 11वां मूल कर्तव्य को अर्थात अनुच्छेद 51 के ए के को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक या नैतिक कर्तव्य का समावेश संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य रूस देश से प्रभावित है। मौलिक कर्तव्य विरोध में वाद नहीं लाया जा सकता है। नीचे दिए गए स्तंभों का मिलान करना है। डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं। वैंकूवर जो कि कनाडा में है, काहिरा की राजधानी मिस्र है, लिस्बन पुर्तगाल, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। पूर्वी चीन में यांगत्से नदी के तट पर स्थित शंघाई बंदरगाह दुनिया का सबसे बड़ा एवं व्यस्तम बंदरगाह है। इसका क्षेत्रफल 88,832 एकड़ में फैला हुआ है। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। विश्व का सबसे व्यस्त नदी आपको राइन नदी है। विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग उथली या डांफलिंग जलमार्ग है। सबसे व्यस्त जलमार्ग की अगर बात किया जाएगा तो 40 का जो क्वेश्चन है आपका कि भूमध्य रेखा जो है ना किससे नहीं गुजरती है, यही क्वेश्चन है। मैक्सिको से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश एवं दक्षिणी पूर्व एशिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका की विक्टोरिया झील और एडवर्ड झील से होकर गुजरती है। यह कुल 13 देश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका के इक्वेडर, कोलंबिया एवं ब्राजील से गुजरती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महादेश के गैबोन, कांगो गणराज्य यानी लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या तथा सोमालिया से गुजरती है। इसके अतिरिक्त मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती और साओ टोम और प्रिंसिपे होकर गुजरती है। एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम प्रति मोल है तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा। ग्राम प्रति मोल, तो इसका आणविक सूत्र निकालना है जिसका 60 है। यौगिक आणविक सूत्र C2H2O2 होगा और मूल अनुपातिक सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला की गणना अगर करें तो ऑक्सीजन के प्रतिशत 100 से लेकर 40 तक यानी 6 से -40 -6.7 यानी 53.3% आएगा। तत्वों के मोलों का अनुपात देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है और अब सरलतम अनुपात हो जाएगा 3.33 से भाग देने पर। इस तरह से निकल जाएगा आपका मूलानुपातिक सूत्र का द्रव्यमान 30 ग्राम प्रति मोल। और आणविक सूत्र का देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तो आणविक सूत्र होता है N × मूलानुपातिक सूत्र = 2:CH2O हो जाएगा मूलानुपातिक सूत्र। तो इस तरह से जो एसिटिक एसिड का सूत्र है C2H4O2 आएगा। 42 एथेनॉल यानी CH3CHO और प्रोपेनॉल CH3COOCH3 के बीच विभेद करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग किया जा सकता है। एथेनॉल CH3CHO और प्रोपेनॉल CH3COOCH3 के बीच विभेद करने के लिए फेलिंग विलयन का उपयोग किया जा सकता है। एल्डिहाइड जैसे एथेनॉल हल्के ऑक्सीकारक एजेंडा जैसे कि फेलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन जैसे कि प्रोपेनॉल इन परिस्थितियों में ऑक्सीजन नहीं होते हैं। एथेनॉल एक एल्डिहाइड फेलिंग विलयन को लाल भूरे रंग के क्यूपरस ऑक्साइड CO2 के अपक्षय में अपचित कर देते हैं, जिससे एक सकारात्मक परीक्षण मिलता है। प्रोपेनॉल एक कीटोन फेलिंग विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए विलयन नीला ही रहता है। 43 क्वेश्चन है आपका कि मीथेन CH4 अणु की ज्यामितियाँ क्या है। तो मीथेन CH4 अणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय है। मीथेन में केंद्रीय कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। मीथेन 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ 4 सिग्मा बंध बनाता है। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण को कम करने के लिए ये बंध एक चतुष्फलीय आकार में व्यवस्थित होते हैं, जिनके बीच एक आबंध कोण 109.5 डिग्री होता है। यह व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अणु का एक सममित त्रिविमीय चतुष्फलकीय आकार होता है, जिसके कार्बन केंद्र के और हाइड्रोजन
कोण पर होते हैं। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत भी इस ज्यामिति भविष्यवाणी करता है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 4 अबंध युग्म और 0 एकांकी युग्म होता है। 44 है आपका कि ए ठंडे और तनु NaOH विलयन के साथ क्लोरीन Cl2 का विक्रिया में क्लोरीन का ऑक्सीजन अवस्था में क्या परिवर्तित होता है। ठंडे और तनु NaOH के साथ क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से 1 और 0 से +1 तक होती है। 0 से -1 से लेकर 0 से लेकर +1 तक होती है। Cl2 + 2 NaOH = NaCl + NaClO + H2O। ये एक असमानुपात अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके एक ही तत्वों का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण अवस्था का विश्लेषण की बात करें तो अभिकारक Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और उत्पाद NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 और अपचयन हुआ है। उत्पाद NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 ऑक्सीकरण हुआ है। क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से 1 अपचयन और 1 ऑक्सीकरण दोनों में बदलती है। 45 एक दूरस्थ तारे में आने वाले प्रकाश के इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम बनाने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। एक दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश का इंद्रधनुष बनाने के लिए प्रिज्म की प्रक्रिया का सही क्रम 2 1 3 4 होगा। प्रकाश किरण प्रिज्म की सतह पर आपतित होती है और अपवर्तित होती जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है। सबसे पहले प्रकाश हवा विरल माध्यम से प्रिज्म और सघन माध्यम में प्रवेश करता है और अपवर्तन के कारण अवलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है और अपने घटक रंगों में विक्षेपित हो जाता है। प्रिज्म के अंदर विभिन्न रंगों का प्रकाश जिनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, अलग अलग गति यात्रा करता है और अलग अलग कोणों पर मुड़ता है। इस घटना को विक्षेपण यानी डिस्पर्शन कहते हैं। विक्षेपित प्रकाश किरणें प्रिज्म की दूसरी सतह से बाहर निकलती है। रंगीन प्रकाश किरणें प्रिज्म से हवा में बाहर निकलती है और बिहार से अपरिवर्तित होती है। इस बार अभिलंब से दूर झुकती है। एक पर्दे पर रंगों का एक बैंड स्पेक्ट्रम बनता है। अंत में पर्दे पर बैंगनी में लाल तक के रंगों का एक सतत बैंड बनता है जिन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 46 11 से 21 अगस्त 2025 तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन भारत में कहाँ किया जा रहा है। सी हो जाएगा। 11 से 21 अगस्त 2025 तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन भारत में मुंबई में किया जा रहा है। 12 अगस्त को 18वें IOA का उद्घाटन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया। 18वें IOA में 64 देशों के 300 हाई स्कूल के छात्र भाग ले रहे हैं। यह ओलंपियाड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के तहत होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSE के द्वारा आयोजन इस वैश्विक प्रतियोगिता में 64 देश भाग ले रहे हैं। IOA के पहला आयोजन वर्ष 2007 में थाईलैंड के चियांग माई में आयोजित किया गया था। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये TY चंद्रचूड़। वे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इस पुस्तक में भारत के संविधान के महान यानी महत्व और हमारे जीवन में इसकी भूमिका का प्रकाश डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस पुस्तक में असहमति के अधिकार से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक विभिन्न संवैधानिक मूल्यों पर प्रकाश डाला गया। 48 भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर कौन बन गई है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर क्या बनी। तो आर्नी लाहौटी बन गई है। कौन बन गई है। तो आर्नी लाहौटी। इनका जन्म 19 सितंबर 2019 को दिल्ली में हुआ है और इन्होंने धारक उद्धृति भट्टाचार्य का देश के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड चेस प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा। वर्तमान में आर्नी लाहौटी की फेडरेटिंग 1553 है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। FIDE का पूर्ण रूप फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। FIDE का आदर्श वाक्य और जेनियस उना सुनम है जिसका लैटिन में अर्थ है हम परिवार हैं। 49
एक कार्य को 40 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 80 दिन में करता है, वे एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं, कितना कार्य पूरा करना शेष है। दक्षता निकाल लेंगे पहले, 80 यूनिट इसका निकला, कुल कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए प्लस बी द्वारा 20 दिन में किया गया कार्य होता है 60 यूनिट है, शेष कार्य हो जाएगा 1/4 जो कि बच गया है। 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक मूलधन पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मूलतः 33.1% है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो माना कि मूलधन 1000 रुपये यूनिट है, इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, मिश्रधन भी निकाल लेंगे। सूत्र से इस तरह से डिकोड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 10% आ जाएगा। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ये क्या नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के धरातल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल ग्रह लाल रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के बाधित गैसों के कारण अर्थात वायुमंडल पाया जाता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त मंगल के वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑर्गन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी पाए जाते हैं। 52 कर्मनाशा नदी का उद्गम किस पर्वत या पठार से है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से। कर्मनाशा गंगा की एक सहायक नदी है। कर्मनाशा नदी गंगा नदी के दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी है। इसकी सहायक नदियाँ दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणवती नदी, गोड़िया एवं खजुरी है। कर्मनाशा नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। कर्मनाशा नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। बक्सर जिला के चौसा के निकट गंगा भी मिल जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो क्वार्चाइट, संगमरमर और ग्रेफाइट ये तीनों रूपांतरित चट्टान के ही उदाहरण है। रूपांतरित चट्टान तब बनती है जब मौजूदा चट्टान के बीच तीव्र गर्मी और दबाव तथा तीव्र प्रतिक्रिया होती है। अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्वार्चाइट नामक रूपांतरित चट्टान बनता है। अवसादी चट्टान चूना पत्थर में रूपांतरित होने से रूपांतरित चट्टान संगमरमर बनता है। अवसादी चट्टान का कोयला में रूपांतरित चट्टान ग्रेफाइट का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान सेलों के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टान का स्लेट निर्माण होता है। 54 निम्नलिखित में निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। हरमंटन को स्थानीय पवन या डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। हरमंटन सहारा रेगिस्तान के पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म एवं सूक्ष्म पवन है। यह पवन सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टरी पवन कहते हैं। हरमंटन अफ्रीका के पश्चिमी तट के उष्ण एवं आंध्र स्थिति में शुष्कता लाकर इसे स्वास्थ्य वर्धक बना देती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट के क्षेत्र में हरमंटन के प्रभाव से मौसम अच्छा होता था, इसे डॉक्टरी पवन कहते हैं। सिरोकी सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। 55 का क्वेश्चन है आपका, बिहार में चीनी मिट्टी का निक्षेप निम्न में से किस जिला समूह में है। बिहार में चीनी मिट्टी का निक्षेप भागलपुर, बांका तथा मुंगेर जिला में। चीनी मिट्टी का प्रयोग अनेक घरेलू वस्तु तथा औद्योगिक वस्तु के निर्माण के लिए किया जाता है। चीनी मिट्टी का इंग्लिश में पोर्सिलेन कहा जाता है। चीनी मिट्टी बारीकी और पारदर्शी सिरेमिक पदार्थ है जो उच्च तापमान पर पकाया जाता है। चीनी मिट्टी की सतह चिकनी, जलरोधी और परिभाषी होती है। इस मिट्टी का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में हुआ था, इसे चीनी मिट्टी भी कहते हैं। 56 मसूरी श्रेणी किस हिमालय में अवस्थित है। मसूरी श्रेणी लघु हिमालय में अवस्थित है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय का विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणी इस प्रकार है। पहला पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद धौलाधार श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश से है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड है। महाभारत श्रेणी नेपाल। हिमालय का नवीनतम श्रेणी शिवालिक श्रेणी कहलाता है। शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। दी गई तीनों घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में अवस्थित है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में अवस्थित है। सांगला घाटी बसवा घाटी भी कहते हैं। मालना घाटी भी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चुम्बा घाटी तिब्बत पठार के स्थित दक्षिण की ओर फैली हुई सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है। अनुपम झील बिहार के किस जिला में है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। और बोगाबिल झील कटिहार जिला में स्थित है।
क्या कहते हैं, बारेला झील वैशाली जिला में स्थित है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा जिला में स्थित है। 59 निम्नलिखित में से किस जलधारा को कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति के एक कारक के रूप में जाना जाता है? बेगुला जलधारा को कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति के एक कारक के रूप में जाना जाता है। बेगुला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक खंडी जलधारा है। बेगुला जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। कनारी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। इसे सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक कारक माना जाता है। 60 निम्नलिखित में से कौन सही है? सिक्किम की सीमा भारत के सिर्फ एक अन्य राज्य पश्चिम बंगाल मिलती है। भारत के 3 राज्य हैं ऐसे हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन, तिब्बत के साथ मिलती है। पश्चिमी बंगाल की 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान में मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है भूटान, चीन एवं म्यांमार में मिलती है। 61 एक वस्तु मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है। हवा के प्रतिरोध को नगण्य माने। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक राशियां स्थिर रहती है या रहता है? तो एक वस्तु मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है। निम्नलिखित में से केवल 3 और 4 कुल यांत्रिक ऊर्जा या त्वरण स्थिर रहती है। मुक्त रूप से गिरने वाले क्रम 0 नियत रहता है। वस्तु के गिरने पर उसका वेग बढ़ता है, इसलिए उसका गतिज ऊर्जा भी है ना हाफ m² बढ़ती है। वस्तु के नीचे आने पर वस्तु की ऊंचाई जो है घटती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा mgh भी घटती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यदि केवल गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल कार्य कर रहा है तो कुल यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा स्थिर यानी कांस्टेंट रहती है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर लगने वाला त्वरण गुरुत्वीय त्वरण यानी g होता है, जिसका मान पृथ्वी के सतह के पास स्थिर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 62 20 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलम का आवेश ले जाने पर कितना कार्य यानी वर्क डन किया जाता है? 100 जूल का कार्य किया जाता है। विभवांतर V बराबर V कार्य W और आवेश Q के बीच जो फॉर्मूला होता है V = W/Q या W बराबर V क्रॉस Q होगा। विभवांतर V 20 वोल्ट, आवेश Q बराबर 5 कूलम। विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाले किया गया कार्य है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। 63 एक कार अपनी यात्रा का पहला आधा हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और दूसरा आधा हिस्सा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की ओर तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति एवरेज स्पीड क्या है? आधा दूरी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी आधी दूरी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल 2u/v + v। इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर कितना? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 64 एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। इसमें 1.4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आवृत्ति आपका दिया हुआ है 2 किलोहर्ट्ज यानी 2000 हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा 0.35 मीटर, दूरी 1400 मीटर, तरंग के चाल इस तरह से हम निकाल लिए 2 सेकेंड का समय लगेगा। 65 ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक छात्र एक प्रतिरोधक के सिरे पर एक वोल्टमीटर जोड़ता है। वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाना चाहिए था? ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए वोल्टमीटर को हमेशा प्रतिरोधक के साथ यानी समांतर में जोड़ा जाना चाहिए। वोल्टमीटर का उपयोग किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। इसे समानांतर में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इन 2 बिंदुओं के विभवांतर को मापा जा सके। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक व अनंत होता है ताकि अपने माध्यम से बहुत कम तक खींचा और मापा जा सके, सटीकता को बनाए रखें। इसके विपरीत एक एमीटर जो धारा को मापते हैं, इसीलिए परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ठीक है। 66 मादक पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य में बाज अक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा कि मादक पदार्थों के तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब ने बाज अक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। पंजाब में सीमा पार में नशीले पदार्थ की आपूर्ति पर लगाने के लिए पंजाब में सीमावर्ती तरनाल जिले में बाज अरब नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम ADS लॉन्च किया गया। सीमा पर से ड्रोन नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए ऐसे 3 ADS लॉन्च किया जा चुका है, जो जल्द ही 6 और ADS लॉन्च किया जाएगी। यह प्रणाली सीमा पर राज्य में घुसने की कोशिश करने वाले ड्रोनों को तुरंत ही निष्क्रिय कर देगी।
यह प्रणाली पठानकोट से फिजिल्का तक सीमा पर दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात की जाएगी। इसे बीएसएफ के साथ समन्वय तथा क्रियाशील बनाया जाएगा। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। 67 नियम्बो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो नियम्बो की सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का जो सबसे सुरक्षित शहर है तो मैंगलोर, जो कि कर्नाटक है। नियम्बो एक स्वतंत्र वैश्विक डाटा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी देश या शहर में रहने वाले लोगों के सीधे सुरक्षा, अपराध दर, सामाजिक स्थिरता और पुलिस पर भरोसा जैसे मापदंडों को जानकारी एकत्रित करता है। नियम्बो सेफ्टी सूचकांक 2025 में भारत के शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित शहर की अगर बात करें तो पहले स्थान पर मैंगलोर है, उसके बाद बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, नवी मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, पूना, चंडीगढ़। पता नहीं बिहार का नाम कब आएगा। इस सूचकांक में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी 88.8 स्कोर के साथ विश्व का सबसे सुरक्षित शहर है। 68 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO का सम्मेलन आयोजन चीन में किया जाएगा। SCO की 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की बैठक है जो 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित की गई। SCO का गठन 15 जून 2001 में हुई। यह एक राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसका मुख्यालय बीजिंग यानी चीन है। इसके सदस्य देश बेलारूस, चीन, भारत, ईरान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। निम्नलिखित में कौन सा भेद सबसे बड़ी है? तो पॉइंट निकाल लेंगे इस तरह से 11/15 70। एक स्कूटर की कीमत 20% कमी की गई और अब इसका कीमत 72,000 है। इसका मूल्य क्या होगा? तो 70 ही था, 70 नंबर। तो स्कूटर के मूल्य में कीमत X है, इसका 20% से कमी किया गया तो 72,000। तो इस तरह से निकल जाएगा हमारा 90,000। 71 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का स्थापना किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का स्थापना वर्ष 1956 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह की एक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के निम्नलिखित उद्देश्य: विकासशील सदस्यों के निजी क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना, पूंजी प्रधान देशों को पूंजी के अभाव वाले देशों में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, विकासशील सदस्य देशों की निजी कंपनियों को तकनीकों सहयोग प्रदान करना आदि। 72 वर्तमान मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित किया गया है? वर्तमान मूल्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 66,828 रुपये अनुमानित किया गया है। बिहार के शीर्ष 3 समूह जिले में पटना, बेगूसराय तथा मुंगेर है। बिहार के सबसे गरीब 3 जिले शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया है। अब बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 से पटना जिला में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है 1,21,396 रुपये है। बेगूसराय में 49,64 रुपये, मुंगेर में 46,795 रुपये आंका गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिवहर जिला में प्रति व्यक्ति आय 19,561 रुपये, सीतामढ़ी में 21,931 रुपये एवं अररिया में 22,204 रुपये आंका गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में बिहार में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये है और स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपये है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार GSDP में योगदान सर्वाधिक सेवा क्षेत्र का है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि 19.9%, द्वितीय क्षेत्र उद्योग 21.5%, तृतीय क्षेत्र सेवा जो कि 98.6% है। 73 बिहार बजट 2025-26 में राजस्व बचत कितना दर्शाया गया है? बिहार बजट 2025-26 में राजस्व बचत जो है 8,831.18 करोड़ रुपए दर्शाया गया। राजस्व प्राप्ति में राजस्व व्यय को घटाने पर राजस्व बचत ज्ञात होता है। बिहार बजट 2025-26 में राजस्व प्राप्ति 2,60,831.44 करोड़ रुपये अनुमान लगाया गया है। बिहार बजट 2025-26 में राजस्व व्यय जो है 2,52,026 करोड़ रुपये रहने की संभावना व्यक्त किया गया है। बिहार बजट 2025-26 में राजस्व बजट 2024-25 में 7% से अधिक अनुमानित किया गया है। 74
बिहार राज्य के कृषि उत्पादों को भंडारण के लिए बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार राज्य में कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना मार्च 1957 में की गई थी। बिहार में भंडार गृहों की प्रबंधन बिहार राज्य भंडारण निगम द्वारा किया जाता है, जिसका स्थापना कृषि उत्पाद निगम 1956 के तहत 1957 में किया गया था। भंडारण निगम अधिनियम 1962। द वर्ल्ड ओवरसीज यूजिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के प्रावधानों के तहत कृषि उत्पाद के उर्वरक, खाद इत्यादियों का भंडारण के साथ परिवहन का कार्य भी इस निगम द्वारा किया जाता है। बिहार सड़क परिवहन नियम BSRCTC का स्थापना 1959 में किया गया। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड का स्थापना 1970 में किया गया। बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड का स्थापना 1974 में। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम BSRCTC का स्थापना 1959 में किया गया। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का स्थापना 2008 में किया गया। 2008 में किया गया। 75 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था। वर्ष 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता से बम्बई स्थानांतरित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का भारत का केंद्रीय बैंक है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को विसीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है और मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। 76 है ये। और जल में पौधे बिना मिट्टी का उगाने वाले हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। पौधे को हवा में उगाने को एरोपोनिक्स कहा जाता है। पौधे को हवा में उगाने को एरोपोनिक्स। 77 निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं है। विश्व बैंक समूह के अंतर्गत 5 संस्थाएं। विश्व बैंक समूह के अंतर्गत आने वाली 5 संस्थाएं जो कि निम्न है। पहला आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD 1944 में अस्तित्व में आया 27 दिसंबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक IDA 1960। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC 1956। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1988। निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID 1966 में। 78 सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अस्तित्व वाले अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अस्तित्व वाले अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ आर्थिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियां राज्य सरकार के लिए आरक्षित रहते हैं, जबकि शेष क्षेत्र राज्य सरकार और निजी दोनों के लिए खुले होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। आर्थिक वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रकृति का झोंका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रकृति की ओर हो गया है। 1960 से लेकर 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP और 1964-65 में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवधारणा JS किन्स ने किया था। JM किन्स ने विश्व आर्थिक मंदी 1929 से लेकर 33 से बाहर निकलने के लिए JM किन्स ने सरकार को सार्वजनिक कार्यों को क्षेत्र बढ़ाने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए कहा था। रोजगार से आय और क्रय शक्ति बढ़ाने की मंदी को तोड़ने की मदद मिलती है। 79 भारत के राष्ट्रीय आय गणना निम्नलिखित में से किस एक समस्या के रूप में देखा जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय गणना असंगठित क्षेत्र की उपस्थिति को एक समस्या के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय आय गणना का मुख्य आधार विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त आंकड़े होते हैं। क्लास स्पीड इसीलिए करते हैं क्योंकि बड़ा करना मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये क्लास हो जाए 100 क्वेश्चन विथ फुल एनालिसिस का। मैं धीरे धीरे एक लाइन को 2 बार 3 बार करके भी करा सकता हूँ, लेकिन होगा क्या, इससे क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और परेशानी आपको होगी। क्या इतना लेट इतना बड़ा क्लास करेगा तो कौन करेगा? असंगठित क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता एक कठिन कार्य के रूप में होता है। अगर आप कहिएगा तो हम सुलभ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा तो हम सुलभ भी कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय आय गणना में असंगठित क्षेत्र एक समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के एक सबल आधार है क्योंकि यह एक बड़ी संख्या को रोजगार उपलब्ध कराता है। आवश्यकता है कि क्षेत्रों को तकनीकों से जोड़कर उन्हें आंकड़ों में संग्रहित करने का। प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र के समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति गठन सितंबर 2004 में किया गया था। सेनगुप्ता समिति को असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग NEEUS कहा जाता है। 80
रज उत्सव के दौरान नारित्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अधिक लोकप्रिय है? रज उत्सव के दौरान नारित्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के ओडिशा राज्य में अधिक लोकप्रिय है। रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है, जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नारित्व का जश्न मनाया जाता है। ओडिशा के अन्य त्यौहार हैं कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, माधवी सप्तमी, छऊ उत्सव, नुआखाई, छतर छत्र आदि। लुई नगाई नी मणिपुर में निवास करने वाली नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कृषि संबंधित त्यौहार है। कांग चिंगम्बा मणिपुर के मेंतई समुदाय द्वारा जुलाई में आयोजित की जाने वाली यह रथ यात्रा है। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर के अवसर पर 1 से लेकर 10 दिसंबर के मध्य आयोजित किया जाता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मनाया जाने वाला पोंगल कृषि से संबंधित प्रमुख हिंदू पर्व है। महाराष्ट्र में उगादी पर्व को गुड़ी पड़वा के नाम से भी मनाया जाता है। 81 एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने रखा गया है ताकि उसका 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज बन सके। वस्तु का लेंस कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? वस्तु का लेंस -20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए। फोकस दूरी आप 15 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस आवर्धन -3, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। फॉर्मूला पर डिकोड करेंगे, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। 82 अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए बी डी सही है। सी नंबर, जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोल के जलने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NOx वायुमंडल में जलवाष्प की अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है। ये गैस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाती है, जो वर्षा के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरती है। यह अम्लीय वर्षा संगमरमर और चूना पत्थर से बनी इमारतें जैसे कि ताजमहल को संचारित करती है, जिसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। अम्ल वर्षा नदियां और झीलों के पानी को अधिक अम्लीयता बनाती है, जिसमें उनका pH मान कम हो जाता है, ना कि बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ अम्लीय स्तर जलीय जीवन विशेषकर मछलियों के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। 83 नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य किसकी रक्षा करना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना। यह एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है जिससे ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थ यानी ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टांस के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जिन पदार्थों को नियंत्रित किया गया है उन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड शामिल है, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल में किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे अब तक की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि में से एक माना जाता है। यह एक प्रोटोकॉल के सफल कार्यान्वयन के कारण अंटार्कटिक ओजोन छिद्र धीरे धीरे ठीक हो रहा है। 84 समेकित कृषि प्रणाली का मुख्य सिद्धांत क्या है? समेकित कृषि प्रणाली का मुख्य सिद्धांत एक कृषि उद्यम के अपेक्षित अपशिष्ट को दूसरे उद्यम के लिए इनपुट के रूप में उपयोग करना ताकि शून्य अपशिष्ट प्राप्त किया जा सके। यह एक चक्रीय और टिकाऊ कृषि प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी जैसे कि विभिन्न कृषि उद्यमों को एक साथ एकीकृत किया जाता है। इस प्रणाली में एक उद्यम को एक उत्पाद, एक अपशिष्ट दूसरे के लिए एक मूल्यांकन संसाधन बन जाता है। उदाहरण के लिए पशुओं का गोबर फसल के लिए खाद का काम करता है और फसल अवशेष पशुओं के चारे का काम करते हैं। यह प्रणाली संसाधन की दक्षता बढ़ाती है, उत्पादन लागत कम करती है, किसानों की आय में वृद्धि करती है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। लक्ष्य इसका अंतिम लक्ष्य एक शून्य अपशिष्ट और आत्मनिर्भर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। 85 यदि किसी खेत की मिट्टी अधिक अम्लीय एसिडिक है तो उसकी अम्लता को कम करने और उसके फसलों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए किसान को निम्नलिखित में से क्या मिलना चाहिए? यदि किसी खेतों की मिट्टी अधिक अम्लीय है और उसकी अम्लता को कम करने के लिए फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए किसान को मिट्टी में बुझा हुआ चूना मिलाना चाहिए। बुझा हुआ चूना जिससे रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक क्षारीय पदार्थ है। जब इसे अम्लीय मिट्टी मिलाया जाता है तो यह मिट्टी के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। यह प्रक्रिया मिट्टी के pH मान को बढ़ाती है जिससे यह अधिकांश फसल के लिए उपयुक्त स्तर यानी आमतौर पर 6.0 से लेकर 7.0 पर आ जाता है। मिट्टी के pH को सही करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। जैसे जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का उपयोग क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए किया जाता है, ना कि अम्लता मिट्टी को। 86
86 नंबर क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस शहर पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी पुनौरा धाम नामक स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया। माता सीता के जन्मस्थली पर वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। काशी और मिथिला के आचार्यों को देखरेख में जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया। माता जानकी मंदिर का निर्माण पुनौरा धाम के 67 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जिसके लिए 883 करोड़ की राशि जारी की गई है। 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह अमृत भारत ट्रेन का परिचालन जो है रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद के रास्ते सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए शुरू की गई है। 87 भारत की पहले पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? भारत की पहले पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा दिल्ली बन गई है। दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है। दिल्ली विधानसभा 500 किलोवाट के रूफटॉप प्लांट के शुभारंभ है किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली दिल्ली भारत की सबसे पहले विधानसभा है। दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA भी लॉन्च किया है। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता है। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। 88 मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का डैश सदस्य बन गया है। मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान लॉन्च किया गया था। इस गठबंधन का उद्देश्य विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सचिवालय हरियाणा में है। ISA विकसित और विकासशील दोनों देशों में सतत ऊर्जा अपनाने का समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के केंद्रित है। वर्तमान में मोल्दोवा के प्रधानमंत्री डोरिन रेसियन है। मोल्दोवा के राष्ट्रपति मेया सेंडू है। यहाँ की राजधानी चिसानवाई तथा आधिकारिक मुद्रा मोल्दोवेन्यू ल्यू है। 89 एक मकान का वर्तमान मूल्य जो है ना 46,40,000 है। यदि इसके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से मूल्यन होता है, 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा? 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य निकालेंगे तो पहले तो 5% घट रहा है ना 3 वर्ष में, तो 5 95 तीन टर्म में निकालेंगे। इस तरह से हमारा आ जाएगा 39,78,220 रुपया। 90 नंबर निम्नलिखित को सरल कीजिए। 30% ऑफ इतना सरल करेंगे तो 540 आएगा। सोल्यूशन देख सकते हैं आप। 91 निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन के संबंध रखते हैं? प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। प्रमोद भगत एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो पुरुष एकल SL3 वर्गों में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। भारतीय पैरालंपिक देवेंद्र झंझारिया भाला फेंक जुड़े हैं। सुमित नागल टेनिस खेल से संबंधित है। भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी सुमित आंतिल का संबंध भाला फेंक से है। भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी अमित कुमार सरोहा का संबंध क्लब थ्रो में है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 92 क्वेश्चन है। विकल्पों में से तमिलनाडु राज्य लिंगानुपात क्या सबसे अधिक है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। जनगणना 11 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम अगर देखें तो केरल 1084, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 993 और तमिलनाडु 996। जनगणना 11 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में तो पुदुचेरी हो जाएगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जिसका 876 है। 11 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में लिंगानुपात 931 है और जनगणना 2011 के अनुसार मणिपुर राज्य का लिंगानुपात 987 है। 93 रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? रोलिंग योजना 5वें पंचवर्षीय योजना के बाद अपनाई गई थी। रोलिंग योजना जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं योजना को एक पूर्व 1978 में ही समाप्त कर दी थी। 1978 से लेकर 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लांट लाई गई यानी बनाई गई, लेकिन 1980 में कांग्रेस की नई सरकार द्वारा इस योजना को समाप्त कर दिया गया। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार और DET लकड़वाला को जाता है। अनवरत योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की
वैधता समाप्त, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली के विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 79 में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य थे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। उत्पादक रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न कर सार्वजनिक मानव विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 महत्वपूर्ण लक्ष्य था। 94 पैरालंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल वर्ष डैश में हुए थे, 1976 में हुए थे। यह खेल स्वीडन के ऑर्न स्क्लोडास्विक में आयोजित हुआ था। प्रथम ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल आयोजन 1960 में रोम में हुआ था। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में चामोनिक्स फ्रांस में हुआ था। भारतीय ओलंपिक परिषद की औपचारिक रूप से स्थापना 1927 में हुई थी और सर दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। शीतकालीन ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। 95 लेखकों की सूची मिलान करना। बीडी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एसएन सेन 1857, एरिक स्टोवक किसान और राज, और एसबी चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। गाय और सुअर की चर्बी को कारतूस के कवर का प्रयोग करना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। 29 मई 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश शासन का शासन प्रारंभ हो गया। पुस्तक लेखक द पीजेंट एंड द डॉग, एरिक थॉमस स्टुअर्ट। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, द सुपॉय मिलिट्री एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार, द हिस्ट्री ऑफ द सेपॉय वॉर इन इंडिया जॉन विलियम काय और सिविल रिबेलियन इन इंडिया म्यूनिटीज शशि भूषण चौधरी। 96 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस स्वामीनाथन हैं। एस स्वामीनाथन एक प्रतिष्ठित भारतीय एरोस्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेट प्रौद्योगिकीविद हैं। उन्होंने 15 जनवरी 2022 को इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव को पदभार ग्रहण किया। इसके पहले श्री सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में कार्यरत थे, जो इसरो के प्रमुख रॉकेट और प्रक्षेपण यान विकास केंद्र है। उनके नेतृत्व में इसरो ने कई महत्वपूर्ण मिशन को आगे बढ़ाया, जिनमें आदित्य L1 और मिशन गगनयान, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम भी शामिल है। 97 बिहार किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के रोहतास जिले में सर्वाधिक चावल का भी उत्पादन होता है। रोहतास का चावल कटोरा कहते हैं। बिहार की दूसरी प्रमुख फसल गेहूं है। इसमें कुल योग भूमि के लगभग 30% भाग पर गेहूं की जाती है। उत्तरी बिहार के बागमती नदी के कछाड़ी क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र माना जाता है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला रोहतास 7.29 लाख टन है। तैमूर 3.84 लाख टन, पश्चिमी चंपारण 3.36 लाख टन का था। इस सर्वेक्षण में बिहार में उत्पादकता के मामले में पश्चिम चंपारण 4904 किलोग्राम प्रति है, खगड़िया 3665 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है और बेगूसराय 3686 किलोग्राम है। जिले क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। 98 सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है? इसका जिसका पश्चिमी एशिया के व्यापारिक संबंध था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम लोथल है, जिसका पश्चिमी एशिया व्यापारिक संबंध था। लोथल स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाल ग्राम के समीप स्थित है। लोथल भगवान नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने 1955 में किया था। लोथल नाव के चित्र या मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से बंदरगाह थान और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मुहर और युगल समाधियां, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे की कुल्ला, छोटा दिशा मापक यंत्र भी प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने लोथल देश का प्रथम समुद्री विरासत संग्रहालय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित कर रहा है। 99 पंचायती राज व्यवस्था में शासन क्या निर्धारित की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन ग्रामीण क्षेत्र एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित की गई है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा प्रस्तुत किया था। बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद द्वारा सामुद्रिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का अध्ययन के लिए एक समिति गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के
ने उन्हें नवंबर 1957 ईस्वी को अपने रिपोर्ट सौंपी। आधुनिक समय में लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव दिया, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य समर्थक थे। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। 99 क्वेश्चन क्या था? पंचायती राज व्यवस्था में शासन क्या निर्धारित की गई है? ये हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। 100 क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। इसका बी हो जाएगा कि कालाहारी, जो कि अमेरिका में, ये गलत है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में अवस्थित है। कालाहारी कहाँ? तो बोत्सवाना, जो कि अफ्रीका में। मरुस्थल का नाम और स्थिति की बात करें, गोबिया मंगोलिया एवं चीन में। थार भारत एवं पाकिस्तान में। सहारा लीबिया एवं नूबियन उत्तरी अफ्रीका में। बारबटन, सिप्सन, गिब्सन, स्टूडर, स्टोनी, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में। अदहाना, अन नफूद, अल जफूर, रूब अल खली, ये है सऊदी अरब में। सोनेरान, जो कि यूएसए और मेक्सिको में है। नाबिम, जो कि नामीबिया में है। काराकुम, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। और आटाकामा, जो कि उत्तरी चिली में है। कायजिल कुल, जो कि उज्बेकिस्तान में है। दस्त एलूथ, जो कि पूर्वी ईरान में है। दस्त कबीर, जो कि दक्षिणी ईरान में है। ग्रेट बेसिन, मोजवे पीहुआई, जो कि यूएसए में है। पेंटागोनिया, जो कि अर्जेंटीना और चिली में है। मरुस्थलीय स्थल खंड के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग है। ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में जहाँ वायु उतरती है और एवं तापीय प्रतिलोपन की स्थिति मिलती है एवं पाए जाते हैं। महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूरी भी इसी उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि आंतरिक भागों में बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठंडी महासागरीय धारा भी इसके निर्माण में उत्तरदायी कारक है। 100 के 100 क्वेश्चन आपके हो गए, वो भी फुल एनालिसिस के साथ। और थोड़े क्लास स्पीड में जानबूझ के करता हूँ, क्योंकि बच्चा हमेशा मेरा रहता है टारगेट क्या है, 1.5 से लेकर 2 घंटे के बीच में आपके 100 क्वेश्चन का मिलान और इसके फुल एनालिसिस का एक बार रिकॉल जरूर से जरूर करवाया जाए, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का रिकॉल हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।